What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में कुछ रिवीजन और कुछ क्वेश्चंस और मॉर्निंग वाले में जो क्वेश्चंस दिए थे वीडियो में उसके आंसर्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। कई बंदे पूछते रहते हैं पीडीएफ वगैरह, यार देखिए आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी और या फिर यहाँ पे मिलेगी, इसीलिए मैंने सब उसमें स्लाइड्स में डाल रखा है और इन दोनों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट पेज पर ही न्यूज़ है ये। इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है आने वाले टाइम के हिसाब से भी, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है और वाटर डिग्रेडेशन और सोयल डिग्रेडेशन होता जा रहा है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए अब क्या बनाने की, देखिए क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, चिप बनाने की कोशिश की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ पेबल। तो ये जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनकी फॉर्म में चिप बनाई जाएगी। आप लोगों को दो तीन चीज़ें याद रखनी है, इसमें ज़्यादा नहीं याद रखनी है। एक तो जो है इंटेल कंपनी, जिसका आप लोगों ने देखा होगा प्रोसेसर प्रोसेसर वगैरह भी यूज़ करते हैं। जैसे कई सारी मतलब नए-नए आ रहे हैं आज की डेट में, आप लोगों ने i5 और i7 ये करके आज की डेट में आ रहे हैं। तो ये सारे इंटेल कंपनी के द्वारा ही ये बनाया जाएगा, एक चिप की फॉर्म में बनाया जाएगा, जिनकी शेप इस तरीके की कुछ रह सकती है। मतलब किसी भी शेप के हो सकते हैं, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, मतलब छोटे बड़े या जिस भी तरीके की जरूरत पड़ेगी। तो ये करेंगे क्या, देखिए असेसमेंट करेंगे कि किस तरीके से कितना वाटर में पोल्यूशन है, ठीक है ना, कितना कोई बैक्टीरियल की क्वांटिटी है कितनी वाटर में, या फिर सोइल की हेल्थ टेस्टिंग के लिए भी इसको यूज किया जाएगा आगे आने वाले टाइम में। तो इन सब चीजों के लिए इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एनी शेप के हो सकते हैं, सबसे सस्ता भी रहेगा ये बताया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सिमिलर डिवाइस जो यूज की जा सकती है मॉनिटर तक, ये भी हमारे खासकर इंडिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा वो रहेगा, हेल्थ ऑफ द ऑयल वेल। तो ऑयल वेल की जो कुएं होते हैं तेल के, उनकी हेल्थ को सही जानने के लिए कि उनकी हेल्थ क्या है, तो उनका भी पता लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए हमने अभी कल भी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे कई सारे ऑयल रिजर्व बनाने की बात चल रही है, जिनकी कैपेसिटी 90 डेज तक रखी जाएगी। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 7 डेज का रिजर्व रहता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी 1991 में, जो कि हमने डिस्कस किया था। उसी की वजह से हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे हम, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसकी हेल्थ भी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक इसको सेव करना है, इतने लंबे टाइम तक एक हेल्थ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या देखना है, एक तो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, एक दूसरा क्या हो गया किसी भी शेप में हो सकते हैं, तीसरा ऑयल की टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है, और चौथा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं कि ये पावर कहाँ से लेगा। पावर देखिए सोलर, मतलब सूरज से लेगा या सोलर पावर से लेगा या विंड से लेगा या फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कोई भी उस तरीके की जो नेचुरल चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिकल इसको अलग से सप्लाई की जाएगी, जो नेचुरल चीजें हैं उनसे ही ये सारी अपनी पावर लेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए पावर कहाँ से लेगा, क्या इसकी शेप होगी, क्या होगा। तो इसको आने वाले टाइम में खासकर गंगा के लिए, आप लोगों को पता है गंगा और यमुना को लाइव एंटिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो उसी के बेस पे इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नमामि गंगे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये सब चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये पेज फर्स्ट पे न्यूज है, इसको भी कई जगह यूज किया जा सकता है राइटिंग में, ऐसे वगैरह में, एथिक्स के पेपर में। क्योंकि देखिए किस तरीके का कोर्ट ने पूछा है आदमी से, जो कि हस्बैंड है उसका, और चार जो उसके बेटे थे, उनसे पूछा है कि जो मदर है जहाँ पे रहती थी उसका घर खाली कर दो। एक्चुअली होता क्या था, ये जो मदर थी ये अपने बेटे से मिलने, कोई और भी इसका बेटा होगा उससे मिलने जाया करती थी, तो जो दूसरे बेटे थे वो उसको रोका करते थे। तो इसी वजह से इरिटेट होके, मतलब पहले तो मतलब दोनों कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने क्या बोला है कि उसको पीसफुल रहने का राइट है, उसको उसके बच्चों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और आसानी से पीसफुल रहने का भी उसको राइट है। तो इस तरीके के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है। तो उनको जो जो मतलब पापा है उनके या फिर जो बच्चे हैं और भी, उनको बोल दिया गया है कि घर को खाली करो और इंजॉय करो जहाँ जाना है। काफी अच्छा लगा यार, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, पेरेंट्स को घरों से निकाल देते हैं। तो इस तरह के केस अगर आते हैं, तो जो आज की जनरेशन के जो लड़के लड़कियां हैं, जो खासकर लड़कियां तो देखिए फिर भी सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको पता है, उनको तो मतलब शादी होकर दूसरे घर में जाना है, तो लड़कियां फिर भी सपोर्ट करती है अपने पेरेंट्स को। पर लेकिन लड़के जो आज की डेट में है, मतलब काफी हद तक, ये तो आप कह सकते हैं जिस भी तरीके की टेंडेंसी होती जा रही है, गलत होती जा रही है, इस तरीके के डिसीजन अगर निकल के आएंगे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा उनके माइंड पर भी। कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव वे में नहीं तो इस वे में पड़ेगा कि डर रहेगा कि कहीं घर से निकाल ना दिया जाए। तब तक जॉब नहीं मिलती, तब तक तो कम से कम इज्जत से पेश आएंगे ही आएंगे। तो यार देखिए सोसाइटी के लिए जितना भी हो सके, सोसाइटी के लिए बाद में, पहले अपने मम्मी पापा को तो कम से कम ध्यान रखना ही चाहिए सबको। चलिए जो भी है, इस तरीके की न्यूज़ वैसे टेंशन, मतलब दिमाग खराब करने वाली होती हैं इस तरीके की न्यूज़ें, अगर सोसाइटी में इस तरीके की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। देखिए पेज 3 पे न्यूज़ है, ये पेज 3 पे क्या न्यूज़ है, गंगा से रिलेटेड न्यूज़ है। हम सभी को पता है गंगा और यमुना को
क्या हो गया, गंगा और यमुना को देखिए लाइव एंटिटी का दर्जा दिया गया था, मतलब गंगा और यमुना को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि इंसान है। इनको अगर कोई पोल्यूट करेगा उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा, मान लें कि इसकी मतलब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली जी के बीच में केस चला था ना मानहानि का, तो यहाँ पे भी मानहानि का केस चल सकता है अब इस तरीके से कि गंगा की मानहानि की है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है, लाइव एंटिटी का दर्जा इसको दे दिया गया था। वर्ल्ड में सेकंड दिया गया है इनको, फर्स्ट को वर्ल्ड में किसी और रिवर को दिया गया है। याद आ रहा है या फिर भूल गए उसको, पहले भी पूछ चुका हूँ 2 बार मैं। चलिए फिर से लिख दीजिएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। रिवर का नाम भी लिखिएगा, जो वर्ल्ड की कौन सी रिवर है वो, उसके साथ में आपको कंट्री का नाम भी मतलब रिवर का नाम भी और कंट्री का नाम भी लिखना है, दोनों का नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए दिया किस लिए गया था, दिया इसलिए गया था क्योंकि प्रिजर्व करना है एक तो, ठीक है। गंगा से एक तो देखिए प्रिजर्व करना है क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है गंगा, जिस जिस भी स्टेट से होके जाती है, सब स्टेटों में खासकर जो ये यूपी के आसपास वाला एरिया, कानपुर वाला एरिया हो गया, यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर तो मतलब ज़्यादा होती है और दूसरी जगह भी कोई कमी नहीं बख्शी जाती है इसमें। तो सब जगह ये पैटर्न इसी तरीके से चलता है। तो कंजर्व करना उनको, तो इसीलिए लाइव एंटिटी का दर्जा दिया गया, जिससे कि अगर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है रिवर को, तो आने वाले टाइम पे उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। आने वाले टाइम पर उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, जैसे कि किसी आदमी को नुकसान पहुंचा दिया हो, बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट का नोटिस आया, उसने बोला है कि देखिए जो इसके आसपास वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, फिर भी वहां पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये आए हैं यहाँ पे। तो जो नोटिस दिया गया, नोटिस किसको दिया गया है, गंगा को नोटिस दिया गया है। तो गंगा को नोटिस दिया गया है तो किसको नोटिस माना जाएगा, नोटिस उसको माना जाएगा जो कि गंगा की रखवाली कर रहे हैं। तो गंगा की रखवाली रखने के लिए कौन आदमी को रखा गया था हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये देखिए चीफ सेक्रेटरी उस एरिया का, जिस एरिया में ये बह रही है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, एडवोकेट जनरल, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, उसी तरीके से किस आर्टिकल में आता है अटॉर्नी जनरल, याद आ रहा है, आर्टिकल अंडर 76। तो जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल होता है। चलिए एडवोकेट जनरल का आप लिख दीजिए, एडवोकेट जनरल होता है तो उसको उससे पूछा जाएगा। और तीसरा होता है डायरेक्टर ऑफ द नमामि गंगे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है। तो इन 3 आदमियों को सौंपा गया था जिम्मेवारी कि गंगा का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि देखिए गंगा एक पानी की एंटिटी है, रिवर है, उस खुद से ख्याल थोड़ी ना रख सकती है अपना, तो हम ही लोगों को इनका ख्याल रखना है। तो इसीलिए जो ये 3 आदमियों को इनका ख्याल रखने के लिए सौंपा गया था, लेकिन फिर भी वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह की एक्टिविटी चल रही है, तो इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप रिप्लाई करो जल्दी से, ठीक है। पेज 5 पर न्यूज है एड्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड न्यूज आ रही है। देखिए अभी एड्स से रिलेटेड बिल भी पास हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आप लोगों के लिए। कुछ इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, वैसे तो बोल बच्चनगिरी होती रहती है डेली की, यहाँ पे ये हो गया वहाँ पे वो हो गया, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दो तीन चीज याद रखनी है। एक तो यहाँ पे क्या है, 2 HIV टेस्ट किए जाते हैं, जिसके द्वारा किए जाते हैं, तो दोनों टेस्टों का नाम रखना है। एक का नाम है एल्सा डिटेक्शन इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो जो ये एल्सा है, ELISA, इसका आप लोगों को फुल फॉर्म देना है कमेंट बॉक्स में, क्या इसकी फुल फॉर्म है। कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे एल क्या होता है या IS क्या होता है, तो इस तरीके से बैंकिंग में, SSC में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। UPSC में हालांकि नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा है वायरल लोड टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट आप लोगों को याद रखना है, इनसे पूछा जा सकता है कि दोनों टेस्ट किससे रिलेटेड है। ये तो काफी बार सुना होता है पर, लेकिन ये वायरल लोड टेस्ट ये वाला नहीं सुना होता है, तो खासकर याद रखिएगा दोनों टेस्ट एड्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। ओके, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। नोडल एजेंसी है जो कि प्रोग्राम और पॉलिसी वगैरह बनाती है प्रिवेंशन ऑफ एड्स से रिलेटेड, जो कि हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये सारे इसी के अंडर में आते हैं। ओके, इसके अलावा 2010 में एक मतलब करिकुलम टाइप का इशू किया गया था, वो क्या था, टेक एड, मतलब टीच एड। टीच एड का मतलब टीच एड्स का मतलब कि पढ़ाओ एड्स के बारे में, एड्स के बारे में पढ़ाओ, एजुकेशन कॉलेज में पढ़ाओ, और खासकर इसके साथ में करिकुलम प्रोवाइड कराया गया था। और क्या किया गया था इसके साथ में, जो किया गया था वो ये किया गया था कि कपल्ड किया गया था इसको सेक्स एजुकेशन। देखिए जहाँ पे भी ये सेक्स वर्ड लग जाता है, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा एकदम ऐसे सदमे में आ जाती है, पता नहीं क्या वर्ड यूज कर दिया है, जबकि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है, हर एक आदमी इससे कनेक्टेड होता है। तो इसको कम से कम बच्चों तक जो कि अवेयर नहीं होता है इन सब चीजों से, उनको सब चीजें बतानी चाहिए, खासकर पेरेंट्स को। पेरेंट्स नहीं बता पा रहे तो जो बड़े भाई बहन है उससे फैमिली में, उनको बतानी चाहिए। बड़े भाई बहन नहीं है तो आप अगर किसी के यार दोस्त हैं तो आप लोगों को उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तो दोनों को कनेक्ट करके एड्स से रिलेटेड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ये सब एक साथ में कनेक्ट करके आगे चला जाएगा। अभी यहाँ पे एक बात और दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखा है, देखिए यूनाइटेड नेशन का जो एड्स का प्रोग्राम है, मैक्सिमम अगर कोई भी कंट्री किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम बनाती है तो वो पैरेलल चलता है, UN के बनाने की कोशिश करती है कि UN के साथ में उसको पैरेलल किया जाए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक बात बोला है कि ये आप लोगों को याद रखना है, 1990 स्ट्रेटजी।
ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो ये एड्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 90% डायग्नोसिस करना है HIV का इन्फेक्शन पीपल का, और 90% केस में ART यूज करनी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवल थेरेपी, ये कई बार पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। और क्या होना है, देखिए सस्पेंशन मतलब इतने का, ये सारी चीजें मतलब इतने रिसिप्ट करेंगे, कितने वो करेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है ये है क्या एक्चुअली, बस एक प्रॉपर वे में ये करना है। तो ये इस तरीके से 90-90 का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। 90% का डायग्नोसिस करना है, 90% का डायग्नोसिस मतलब 90% जो इन्फेक्टेड पीपल हैं इंडिया में उनका डायग्नोसिस करना है, 90% केस को ART में रखना है, और 90% को उनको अचीव करना है, लगभग सस्पेंस करना है उनका जो भी वायरल की डिजीज हो गई है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो ये इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे नालको से, ये यहाँ पे नाको से रिलेटेड मैंने 2-3 चीजें भी दे दी हैं जो कि कब फाइंड हुई है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है, ये साइन होता है इसका, याद रखिएगा इस तरीके से जो बनाया गया है ये, ठीक है। कई बार अगर साइन वगैरह हाल तो पूछे तो जाते नहीं है, पर पता होना चाहिए अवेयरनेस के लिए। पेज 9 पे न्यूज है उड़ान से रिलेटेड, उड़े देश का आम नागरिक, जो न्यूज जो अभी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। इसमें देखिए एक दूसरा एंगल है जो कई बार हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, देखिए जो आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह जो रहता है वहां पे क्या रहते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं। तो जो सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड जो कराई जाती है उनको, वो उन जो मैक्सिमम होते हैं वो CISF वाले रहते हैं, ठीक है ना, CISF। तो जो CISF वाले सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये वही वाले होते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स जिनको हम बोल लेते हैं, या फिर CAPF। CAPF की फुल फॉर्म क्या थी, आ रहा है कुछ याद, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। एक ये टेस्ट होता है, दूसरा बोला था CPO होता है जो कि SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो जो ये वाला होता है इसमें कई सारी होती है, CISF हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, तो ये सारी कई सारी होती है, BSF भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, इनमें से जो सेंट्रल वाले हैं ये CISF वाले, ये प्रोवाइड कराते हैं सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, पर लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना है कि ये जब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, आते कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये, याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आते हैं ये। पर लेकिन जो इनको सैलरी दी जाती है, मान लीजिए जहां पे भी ये रखे जाते हैं, आज मान लीजिए मेट्रो स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम, या फिर एयरपोर्ट पे रखा जाता है इनको, तो जो इनकी सैलरी निकाली जाती है, वो सैलरी ली किससे जाती है, वो सैलरी उससे ली जाती है जिसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर मेट्रो की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो मेट्रो वाले सैलरी देंगे, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो एयरपोर्ट वाले सैलरी देंगे, या किसी पोर्ट की सिक्योरिटी करा रहे हैं तो पोर्ट वाले सैलरी देंगे। अगर आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप खुद सैलरी देंगे इनको, मतलब आप सैलरी नहीं देंगे, सैलरी तो मिनिस्ट्री ही देगी, आप मिनिस्ट्री को ट्रांसफर करेंगे वो सैलरी। तो इस तरीके से होता है। तो यही बोला जा रहा है किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और कितना जो नए जो उड़ान की स्कीम के लिए जो नए पोर्ट डेवलप करने की बात चल रही है, तो उनमें किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसी के बीच में रस्साकसी हो रही है कि कितना कितना देना चाहिए और क्या वो तो सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बस इतना याद रखना है कि CSF वाले प्रोवाइड कराते हैं, ये तो फालतू की चीजें होती है, कितना देंगे और क्या देंगे वो डिपार्टमेंटल वर्क है, वो अपना आप देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए प्रोवाइड कौन करा रहा है और किस तरीके से प्रोवाइड करा रहा है, और सैलरी कौन प्रोवाइड कराता है, कम से कम इतना पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सजेशन भी दे रखा है कि पैसेंजर से लो कॉस्ट, क्योंकि पैसेंजर पे लगा दो जितना भी, वहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी तो जा नहीं रहा है, वैसे भी मैक्सिमम ठीक ठाक फैमिली के आदमी जाते हैं, तो उनसे लगा सकते हैं 100-100 150-150 रुपये सबसे लगा दिया जाए तो इनकी कॉस्ट निकल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये आर्टिकल वैसे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी कुछ, लेकिन फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो क्या चाह रहे थे कि 1974 में टर्की ने क्या किया था, साइप्रस का आधा पार्ट जो कि नॉर्थ वाला पार्ट है उसको कैप्चर कर लिया था। ये वाला देखिए, हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस भी किया था। ये वाला जोन जो बोला गया है, ये यूनाइटेड नेशन का बफर जोन बोला गया है, यूनाइटेड नेशन की जिसको पीस सिक्योरिटी फोर्स हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे है, ठीक है। और ये यूके की सोवर्जनी वाला बेस एरिया बना रखा है। चलिए वो तो छोड़िए, ये वाला हो गया नॉर्थ साइप्रस और ये वाला हो गया साउथ साइप्रस। यहाँ पे देखिए ये वाला होगा, ये वाला होगा साइप्रस, मेडिटेरेनियन सी में है ये। तो ये वाला हो गया यहाँ पे ऊपर तुर्की। तो तुर्की ने क्या किया, इसका नॉर्थ वाला पोर्शन अपने कैप्चर में ले रखा है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पे है, वो बोल रहे हैं कि तुर्की के साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। तो तुर्की के साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, तो आप क्या कीजिए, एक्चुअली पहले ये सुनने से पहले ये सुनिए, जो नॉर्थ वाला साइप्रस है ना और साउथ वाला साइप्रस है, ये दोनों चाहते हैं हम दोनों मिलके साथ में रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया एक दूसरे को खाने पाड़ने के लिए तैयार है, पर लेकिन ये दोनों एक साथ मिलके रहना चाहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट है, ये बोल रहे हैं कि मेरी उनसे भी बात होती रहती है जो ऊपर वाले हैं, कि वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलके साथ रहे और मैं भी चाहता हूँ मिलके साथ रहे, तो हमारी कंट्री एक हो जाए। पर लेकिन टर्की ये मानने के लिए तैयार नहीं है, टर्की ने आधा पोर्शन कैप्चर कर रखा है। तो वो इंडिया को बोल रहे हैं कि आप जो है हमारी आवाज उठाइए, उनके साथ में बात कीजिए, जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो एक यूनाइट कंट्री हो सके। तो इसके एवज में इन्होंने क्या बोला था, इसके एवज में इन्होंने बोला था कि हम देखिए क्या प्रोवाइड कराते हैं आपको,
हम जितनी भी चीजें आपका मतलब इन्होंने यहाँ पे ये बातें सारी बोली थी कि हम अगर आप हमारे लिए ये बात करेंगे उसमें, तो हम आपके लिए क्या क्या इंटरेस्ट का आपके लिए फायदा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो यही बात हो गई यहाँ पे। एक तो ये वाली बात हो गई कि देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि एक तो सिलिकॉन वैली बोल रहे हैं कि सिलिकॉन वैली काइंड ऑफ पार्क जो है, यहाँ पे साइप्रस में बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इंडिया हेल्प करेगी उसे बनाने में, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब आपको मतलब वो नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। तो दूसरा क्या कर रहे हैं, देखिए जो ये बोल रहे हैं कि 2006 की बात कर रहे हैं, लेबनान में जो हमारे सिटीजन फंसे हुए थे, इन्होंने वहां से निकलवाने में हमारी हेल्प की थी। कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम आपकी यूरोपियन यूनियन में हेल्प कर सकते हैं, वहां पे आपके जो भी इंटरेस्ट है उनको सर्व करने में। हम आपको सपोर्ट करते हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी सीट के लिए। हम आपको सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, जो एनएसजी है जिसमें चाइना हमको एंट्री नहीं करने दे रहा है, हम आपको वहां पे भी सपोर्ट करते हैं। और तो सारी बातें, हम आपको कश्मीर के इशू पे भी सपोर्ट करते हैं। तो जब हम आपको इतनी जगह सपोर्ट करते हैं, तो इतना तो आपका भी हक बनता है कि आप भी हमको दो चार जगह सपोर्ट करो यार, जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो यूनाइट हो जाए। ठीक है, तो ये बातें कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारी विजिट पे आए हुए कंट्री की, तो दो दो तीन एग्रीमेंट, क्या चार एग्रीमेंट साइन किए हैं, दो का इन्होंने नाम दे रखा है। तो दो एग्रीमेंट का इन्होंने बोला है कि हम इन पे मिलकर वर्क करेंगे। तो उनमें से दो कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो हो गया एयर सर्विस और दूसरा हो गया कोऑपरेशन इन द, ये हो गया मर्चेंट शिपिंग। तो इन दोनों में हम वर्क करेंगे मिलके। ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया। थोड़ा मैप का ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे साइप्रस हो गया, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि विजिट पे भी आए हैं तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए चीज़ों का। ओके, और ये तो हो ही गया, करेंसी वगैरह मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताई दी थी, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। देखिए ये वाली काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अब सभी लोग जानते हैं कि दो चीते हैं यहाँ पे, एक ट्रम्प जी हो गए और दूसरे को तो आप जानती हो बताने की, ये किसी की वो क्या बोलते हैं, बोल देता है वर्ड क्या यूज करते हैं कि ये किसी की तारीफ के नहीं है, किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ठीक है, देखो चेहरा भी कितना प्यारा है। तो देखिए ट्रम्प ने आते ही पहले क्या बोला, जनवरी में मैनिक बोला, मतलब पागल बोला। तो यार किसी को पागल बोलोगे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। उसके बाद में इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी और पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ये सब इस तरीके के मतलब चल रही है, तो मतलब काफी कंडीशन खराब हो चुकी है। एक बार पहले आप लोग देख लीजिए, पता नहीं इनका आर्टिकल आते ही तो मुझे हंसी छूटने लगती है। ये देखिए ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया। अब यहाँ से यूएस से इधर हो गया। ठीक है, ये वाला मैंने मैप भी आप लोगों को दिखाया था। दोनों को अगर पास से देखा जाए तो ये वाला हो गया यहाँ से, ये यूएस से हो गया, और ये वाला हो गया यहाँ पे इधर से देखो तो ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यहाँ से पास में पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से देखोगे तो काफी पास में पड़ जाता है। और ये हो गया कनाडा, और कनाडा का ये यूएसए का पार्ट हो गया, ये हो गया अलास्का। तो जो ये वाला अभी इसके कंट्रोल में जो इसने मिसाइल डेवलप की है, तो इस वाले पार्ट तक ये मिसाइल पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ तक नुकसान पहुंचा सकता है, उससे आगे अभी नहीं पहुंचा सकता, पर उससे आगे डेवलपमेंट के वर्क मतलब प्रोग्रेस है, कार्य प्रगति पर है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन क्या क्या है कि इस मैटर को सेटल किया जाए। पहला तो है और ज्यादा सेंसर लगा दिया जाए इनके ऊपर। देखिए नॉर्थ कोरिया पे जो स्टार्ट किए गए थे प्रतिबंध लगाने, 2006 में स्टार्ट किए थे, और हर साल बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लग रहा है कि इस तरीके से कोई बढ़ाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट चलता है वो चाइना के साथ में चलता है। तो चाइना के ऊपर ही आज की डेट में ये जिंदा है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लो। अगर मिलिट्री एक्शन आप इनके खिलाफ ले रहे हैं तो उसमें ये पीछे हटने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनके पास भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल है। ठीक है, बड़े मियाँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये बात चल रही है यहाँ पे। ओके, तो अगर तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, जिसकी हेल्प से, चाइना की हेल्प से इनको शांत किया जाए कि बेटा देखो बदतमीजी नहीं किया करते हैं, तो जब चीजें कुछ सेटल डाउन हो सकती है। तो अब देखिए इनके पास में जो मिसाइल है, ये तीन चार मिसाइल के नाम दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। तो देखिए ये यूएसए का मतलब अलास्का वाले पोर्शन तक पहुंच रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक जो इसकी रेंज है वो यहाँ दिखाई गई है, जो दो तीन चार मिसाइल है ये। तो जो रेंज पहुंच रही है वो अलास्का वाले पोर्शन तक पहुंच रही है, अभी मेन यूएसए तक नहीं पहुंच रही है। पर आने वाले टाइम में जो अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलपमेंट जिनका वर्क चल रहा है, KN-08 और KN-08, ये दो मिसाइल है, ये 10,000 की रेंज तक जाएगी और ये 11,500 की रेंज तक जाएगी। तो ये फिर क्या पहुंचेगी, ये फिर बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगी, फिर यूएसए के अंदर तक पहुंच जाएगी लगभग। अभी यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो इसी से यूएसए वाले चटपटा रहे हैं कि कल को ये बना लेगा, कल को तो ये अभी इतनी बदतमीजी कर रहा है तो फिर क्या करेगा। देखिए ट्रंप ने क्या किया है, इसकी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नॉर्थ कोरिया में ले जाके अपना थर्ड सिस्टम रख दिया है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये रख दिया, ये क्या करेगा, ये वाला सिस्टम है,
ये क्या करेगा, अगर कल को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मैंने बताया आप लोगों को काफ़ी टेंशन रहती है। कल को ये कुछ भी उसके साथ में आक्रमण वगैरह कर रहे हैं, कोई भी मिसाइल वगैरह छोड़ रहे हैं, तो ये सिस्टम जो थर्ड सिस्टम है, ये क्या करेगा, उसको हवाई हवा में उसको बेकार कर देगा, मिसाइल को ज़मीन पे नहीं गिरने देगा। तो इस सिस्टम को वहाँ पे रखने की वजह से और जो कंट्री है, जैसे कि मैंने बताया था चाइना हो गया और फिर ऊपर रसिया हो गया, ये टेंशन में आ गए हैं कि आपने अपना सिस्टम यहाँ पे ला के रख दिया है, कल को तो आप हमारे ऊपर भी मतलब कुछ इस तरीके का अप्लाई कर सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पे आज की डेट में ये है, कल को आप कुछ और हथियार लाके मतलब एक तरीके से वही बात हो गई यार, पड़ोसी में किसी के पास में बंदूक आ गई, तो उसके साथ में मतलब कोई दूसरा आदमी क्या करेगा, सोच बोल बात करने से पहले बोलेगा, एक तो पता है कि सन की है सामने सामने वाला, ठीक है, ऊपर से उसके हाथ में बंदूक है, तो दूसरे क्या कहेंगे, यार थोड़ा साइड में ही चलो, तो काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है कई बार। चलिए, यही चीजें हैं, तो अब जो ऑप्शन है उसको किस तरीके से सेटल डाउन करते हैं वो तो आप लोग देखेंगे, एडिटोरियल में भी आती रहेंगी न्यूज, हीरो है ये न्यूज के। देखिए ये वाली पेज 11 पे न्यूज़ है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया हर क्षेत्र में आगे चल रहा है, हर एक एरिया में। एक तो जो स्पेंडिंग करने वाला, जहाँ पे स्पेंड करना है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है, जो भी करना है, उसमें देख लीजिए, मतलब लेवल ऑफ स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीज बाई कितना इंक्रीज हो गया, 10%। अगर यहाँ पे 3 का दे रखा है, इंडिया का दे रखा है, एशिया ऑस्ट्रेलिया का दे रखा है, और तीसरा ग्लोबल का दे रखा है। तो ग्लोबल का ये चल रहा है, एशिया ऑस्ट्रेलिया का ये चल रहा है, और सबसे ऊपर हम है, हम हैं, तो क्या हम हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, विल फोकस ऑन द हार्डवेयर, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, उसमें इंडिया क्या है, 30% है। देखिए ये तो 14% और ये 13% है। कंज्यूमर की जो नीड है, उनकी प्रायोरिटी को पूरा करने में आपको जो चाहिए, चिराग घिसिए हाजिर होगा, तो वो वाली सिचुएशन चल रही है, मतलब सभी चीजें कंज्यूमर का फायदा किया जाएगा, कंज्यूमर को जो चाहिए प्रोवाइड कराया जाएगा। कंज्यूमर बोल सकते हैं, कस्टमर कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ पे देखिए 53% ये है, 48% ये है, और 44% ये है, तो तीनों में लगाया जाए तो इंडिया जो है, इसीलिए बोला जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक ब्राइट स्पॉट है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये हमारे अरुण जेटली साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके वर्ड थे। ओके, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इनको आंसर राइटिंग में अपने। सेबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कई बार आती रहती है, सेबी का नाम याद रखिएगा, एक तो बोलते हैं इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दूसरा इसके चेयरमैन को नाम याद रखिएगा, अजय त्यागी जी इसके चेयरमैन है। तीसरा आपको क्या याद रखना है, जो फॉर्म की गई थी 1988 में फॉर्म की गई थी। चौथा आपको क्या याद रखना है, ये वर्क किसके अंडर करती है, ये सेबी एक्ट है, सेबी एक्ट है, एक्ट क्या है 1992, तो इस एक्ट के तहत ये वर्क करती है। ओके, तो ये वाला आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब क्या बताया जा रहा है, सेबी के जो चेयरमैन है अजय त्यागी जी जो है, उनका अभी एक कोई भाषण या स्पीच वगैरह आप कह सकते हैं, वो दे रहे थे, तो उन्होंने बोला जो इंडिया की जो मार्केट बढ़ रही है, वो एक बबल नहीं है, ठीक है ना, और मार्केट वर्क कर रही है किस तरीके से, एक तो डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है, बैंकिंग के पास में पैसा पहुंचाया, उसके पास में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो सारी चीजें हो गई। अभी 26 में हमारा एक एडिटोरियल पेज भी आया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंसेक्स जो है 30,000 के मार्क को क्रॉस कर गया है, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, तो हमारी ये भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीजें देखी जा रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने देखा था कि जो 15 में आया था और जो 16 में आया था, उसके कंपेयर का अब तक आ चुका है, ओनली अप्रैल तक, ठीक है। तो इतना ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं, तो वो भी देखने वाली बात है, ये क्यों है, इतने सारे रिफॉर्म हमारे यहाँ हो रहे हैं, इस पैसा जो है हमारी रुपये है वो स्ट्रेंथ हो रही है, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, और जो हमारी रैंकिंग है वो भी अच्छी खासी होती जा रही है आज की डेट में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड की एजेंसीज है जो रैंकिंग प्रोवाइड कराती हैं। इंडिया पैक्ट करने जा रहा है किसके साथ में, रसिया और लीडिंग ग्रुप, जो रसिया के साथ में लीडिंग ग्रुप है, मतलब कौन सा, जिसको यूरोशिया बोलते हैं, यूरेशियन कंट्री बोलते हैं, आप लोगों ने नाम भी कई बार सुना होगा। तो एशिया और यूरोप का मिलकर यूरेशिया बना दिया इन्होंने। तो रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, अर्मानिया हो गया, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, कायरोकिस्तान हो गया, तो ये वाली कंट्री है। तो इन वाली कंट्री के साथ में वैसे भी जो हमारा क्या करने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों को साइन करना है, एफटीए साइन करना है, और आने वाले टाइम में इसको बढ़ाने की बात चल रही है, कि जो व्यापार है वो 37 बिलियन से 62 बिलियन बढ़ाने की बात चल रही है। आज की डेट में जो हमारा इनके साथ में व्यापार होता है, वो आज की डेट में काफी कम है, ठीक है ना। तो उसको आगे आने वाले टाइम में जो टारगेट लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है कि कम से कम इतना तो टारगेट हो ही जाएगा, ठीक है, जो आज की डेट में 10-11 बिलियन के करीब है। ये देखिए यहाँ पे, मतलब 10-11 बिलियन के करीब है, पर लेकिन आने वाले 2025 तक इसको 15 बिलियन, और भी आगे फिर इसको 30 बिलियन, और फिर आगे जितना भी अपना चला तब तक फोकस किया जाएगा। फोकस क्या किया जाएगा, अगर दोनों के बीच में साइन हो जा रहा है, तो देखिए कई सारी इंडस्ट्री खुल जाएगी, केरला मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, या फिर और भी कई सारी जो मसाले वगैरह, मेराइन प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजें, रबड़ वगैरह, तो ये सारी चीजों की मार्केटिंग हम उनके साथ में कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड कराएगा, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ाएगा,
और मेड इन इंडिया नाम का जो टैग है उसको भी आगे लेके जाएगा। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि देखिए डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग क्या बोलते हैं एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक बुक बनाई, ठीक है ना। वो बुक जो है हमारी कंट्री में बिक नहीं रही है, ठीक है। उस बुक को मान लीजिए मुझे जाके चाइना में बेचना है, जो कि चाइना वाले हमारे साथ में करते हैं। मैं अपनी कंट्री में उस बुक को बेच रहा हूँ 10 रुपए की, ठीक है। चाइना में मैं उस बुक को बेच रहा हूँ 5 रुपए की। तो इसका मतलब हो गया मैं डंप कर रहा हूँ वहां पे। डंप कर रहा हूँ मतलब अपने वहां से भी कम प्राइस पे मैं चाइना में बेच रहा हूँ उस बुक को, ठीक है। तो इसको कहते हैं डंपी करना। अगर नॉर्मल तरीके से 10 की यहाँ बेच रहा हूँ तो कम से कम 10 की तो बेकू ही बेकू, या फिर 15 की बेकू तो तब सही है। पर लेकिन अगर अपने वहां से भी कम प्राइस में आप इसको यहाँ पे बेच रहे हैं, या फिर लागत से कम मनी में भी आप बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डंपिंग करना। तो बोल रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, पर लेकिन डंपिंग नहीं करनी है। पता चला डंपिंग करने बैठ गए एक दूसरे की, ठीक है, तो उसको रोकना है। ओके, तो ये सारी चीजें थी। ये काफी अच्छी न्यूज हो सकती है, और डायरेक्ट इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पेज 18 पे न्यूज है, यहाँ पे बोला गया लिथियम आयन बैटरी। आप लोग जो भी बैटरी यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, या फिर आप लोगों ने घंटे में यूज करते हैं, घरों में जो घड़ियां रहती हैं उनमें यूज करते हैं, मतलब जहाँ पे भी यूज किया जाता है, लैपटॉप में या जो बैटरी यूज की जाती है, या फिर मतलब स्मार्टफोन में जो बैटरी यूज की जाती है, वो लिथियम आयन की लिथियम आयन की बनी होती है वो बैटरी। इसको रिप्लेस करके निकल जिंक की बैटरी बनाने की बात चल रही है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, निकल जिंक की बैटरी। तो ये जो बैटरी है जो जिसको हटाने की बात चल रही है, फायर प्रोनेस में आग बड़ी जल्दी लग जाती थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कईयों के मोबाइल फट गए हैं, कान वगैरह भी जल गए हैं। तो उस तरह की न्यूज कई बार सुनने में आती रहती थी। पर लेकिन निकिल जिंक की जो बैटरी है ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और इसमें जो आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 3 डायमेंशनल जिंक स्पॉन्ज यूज किया जाएगा। ये कुछ कुछ इस तरीके का है, जो मैंने सर्च किया वो इस तरीके का मिला यहाँ पे। तो ये इस तरीके का कुछ रहेगा जो यूज किया जाएगा इन बैटरी में, ठीक है। तो रिचार्जेबिलिटी और कई सारी चीजें ये भी बढ़ेंगी इसकी वजह से। और वो आग लगने की क्षमता तो रहेगी रहेगी नहीं, बहुत कम। और 3D जो ये 3D जिंक, ये आप लोगों से मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बना के। तो इस तरीके से क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है। तो पहले तो रिप्लेस किसने किसको कर रहा है, और क्या चीज बोलेंगे कि 2D जिंक लगाना है या उसमें सिंपल पाउडर डालना है, तो वो चीजें नहीं है, पाउडर नहीं डालना है, 3D जिंक डालना है उसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इससे सिविलियन और मिलिट्री पर्पज के लिए भी आगे सेक्टर में जो बैटरी यूज की जाती है उनमें भी इसको यूज किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, इसको याद रखिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सोइल। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होता है, आप लोगों ने मतलब देखा होगा नॉर्मली। अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चन करके ले जाओगे। ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है जो पत्ते वगैरह होते हैं, या कुछ भी इस तरीके से होता है, पत्तियां होती है, फूस घास फूस होते हैं, तो उनसे जो गल सड़ के एक तरीके से आप बोलते हैं उनको डिकम्पोज होके जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, फर्स्ट हो गया। फ्लोरा होते हैं फूल पत्तियां पेड़ पौधे, और फ्यूना होते हैं जो हमारे ये मतलब आप लोग बोल सकते हैं जानवर हो गए। तो फ्लोरा और फ्यूना इन दोनों को बोला जाता है मिलके ही। थोड़ा वर्ड आप लोग याद रखिएगा, इनसे अवेयर होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया। तो ये इसका रेट अफेक्ट करेगा कितना है और कितना नहीं है मिट्टी में, उसी तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, उसी तरीके से मिट्टी का डिग्रेडेशन होगा, उसी तरीके से मिट्टी की क्वालिटी फाइंड करेंगे, कितनी क्वालिटी की जो यहाँ पे ये सोयल है कि जो फायदेमंद कितनी है, और कौन सी तरीके की यहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है। तो वो सारा इस ह्यूमस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो नमक का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है उसके बारे में है कि गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया बिकॉज, किसकी वजह से है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो यही क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को यही याद रखना है कि गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हो गया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या बोलाया गया कि रॉक सॉल्ट डिपॉजिट, की रॉक सॉल्ट डिपॉजिट है, तो ये तो होना ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ये एक अलग चीज होती है वैसे, ठीक है ना। इसके साथ का इसका मतलब ये रॉक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों अलग चीज होती है, इसको भी बताऊंगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि इट हैज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होती है, जिस तरीके से कॉन्टिनेंट हो गया हमारा एक कंट्री हो गया, तो इसके अंदर हमारा जो पानी के अंदर कितनी जो जमीन हमारी गई हुई है, ठीक है ना, तो उसको सेल्फ बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है वो। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब ये बोल रहा है कि इट कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द स्टेट। तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। यहाँ पे अमंग ऑल द स्टेट लॉन्गेस्ट नहीं है, और वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, कोस्टल रीजन हैव द हाई टेम्परेचर। तो देखिए हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन होना बहुत जरूरी है, तभी उसको सुखाया जाता है, तभी उसमें से पानी को निकाला जाता है। और इट हैज लॉन्ग कोस्टल लाइन, तो ये तो जरूरी है, कोस्टल लाइन जितना लॉन्ग कोस्टल लाइन होगा इसीलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा आंसर नहीं है, तो दूसरा जिसमें भी नहीं है, सेकंड इसमें नहीं है, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया। ओके, देखिए कुछ चीजों अगर किसी क्वेश्चन का आंसर होता है तो तभी निकल के आता है, जियोग्राफी की इन्फॉर्मेशन पता हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसके पास्ट के बारे में पता हो क्या है, तो फिर उससे हम आंसर निकाल लेते हैं आराम से।
ये वाला क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो लेजिस्लेटिव जो बजट डिस्कशन की पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, वो किस एक्ट के तहत दी गई थी। देखिए इससे पहले जो था अपना बजट ओनली प्रस्तुत कर सकते थे हमारे यहाँ पे, जो ये कॉलोनियल टाइम की बात चल रही है, ठीक है ना, जब हम अंग्रेजों के कंट्रोल में थी हमारी कंट्री, उस टाइम पे क्या था, ओनली बजट को प्रेजेंट कर सकते थे। जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट में बजट हम लोग रखते हैं तो डिस्कशन का प्रोविजन नहीं था वहां पे कि आपको डिस्कस करना है कि ये प्रोविजन अच्छा नहीं है इसको हटाओ, ये वाला अच्छा है इसको डालो, ऐसा कुछ नहीं था। बजट प्रस्तुत कर दिया जाता था, बस उसको देख लिया जाता था, ठीक है या गलत है जो भी है उसको अपने हिसाब से करके पास कर देते थे। तो डिस्कशन का कोई भी प्रोविजन वहां पे नहीं था बजट में, ठीक है ना। तो ये किस एक्ट के तहत था, तो ये एक्ट का नाम बताना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये। तो एक्ट था ये एक्ट था 1892। तो 1892 वाला एक्ट था। तो देखिए ये तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया, पर लेकिन ये तीनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपके लिए आज ये होमवर्क हो गया, इन तीनों को एक बार रुक के थोड़ा सा हल्का हल्का सा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो एक एक दो दो लाइन कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी कई बार कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर कभी फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो वीडियो तो बनाऊंगा ही, देखो अगर टाइम मिलेगा तो आगे चल के। अभी फिलहाल इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये बोला है कि इसमें क्या बोला है कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कई बार बता चुका हूं मैं। मॉनेटरी पॉलिसी किसके कंट्रोल में आती है, ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में आती है, इंडिया के एवज में आरबीआई के कंट्रोल में आती है, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। तो यहाँ पे बोला है कि जीरो, देखिए एक तो इकोनॉमी में जीरो की बात हो गई, या फिर या मैक्सिमम की बात हो गई, ये इस तरीके की चीजें कुछ नहीं चलती है, थोड़ा मॉडरेट बना के चीजों को चलना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे अगर डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, अगर बहुत कम हो गई तो भी दिक्कत है। क्यों, क्योंकि एक साइड में एक्सपोर्ट होता है और दूसरी साइड में इंपोर्ट होता है। तो दोनों चीजों देख के चलनी पड़ती है। अगर डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, अगर घट जा रही है तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। तो सब चीजों में एक अगर बैलेंस बना के चलना है तो एक बैलेंस के काइंड की ही चीजें यहाँ पे इनकी वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, जीरो इन्फ्लेशन। तो जीरो इन्फ्लेशन अगर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जीरो इन्फ्लेशन की मतलब देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी प्राइस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो दिक्कत हो जाएगी। पर लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी ना। जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, या प्रोडक्ट मान लीजिए किसान ने ओनियन पैदा किए, मतलब प्याज पैदा की, ठीक है ना, अपने खेतों में उगाई, अब उसको मार्केट में बेचने आ रहा है। अगर जीरो इन्फ्लेशन हो गया तो बहुत ही कम वैल्यू हो जाएगी, बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, तो फिर यार किसान को कुछ भी फायदा नहीं होगा। किसी ने घड़ी बनाई है मान लीजिए, अगर वो घड़ी की जो वैल्यू है उस पर बहुत ही कम हो गई है, तो मतलब देखिए एक चीज इसलिए बोलते हैं कि हर एक चीज में इक्विलिब्रियम करके चलना पड़ता है। जीरो करना या बहुत ज्यादा करना दोनों भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए ये मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है, स्टेबल होना चाहिए। तीसरा कह रहा है हाई रूपी एक्सचेंज रेशियो। देखिए हाई अगर होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है सॉरी, अगर एक चीज हाई होगी और दूसरी चीज लो गई तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। एक इक्विलिब्रियम लगा के चलना है, हाई होना और जीरो होना। अगर इस तरीके कहीं पे भी आ रही है इकोनॉमिक्स में, खासकर रुपी एक्सचेंज में या फिर इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एकदम गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, टू आंसर हो गया इसका, मतलब बी आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सीड विलेज का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए सीड विलेज का मतलब क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेन आदमियों के द्वारा सीड का प्रोडक्शन करना, या फिर उन सीड को मतलब एक सेव करके रखना उस तरीके से कि आने वाले टाइम में अगर सीड की जरूरत होती है तो वहीं पे ही अवेलेबल हो जाए, या फिर अपने नाइबर वाले स्टेट को किसी को, नाइबर वाला स्टेट बोल रहा हूँ, नाइबर वाले विलेज को किसी को प्रोवाइड भी कराया जा सके। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, उसको सीड विलेज कहते हैं। तो मतलब नए बीज प्रोडक्ट करना, ये सारी चीज भी इसी में होती है, ठीक है ना, जिससे पुराने को चेंज किया जा सके। तो रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग लोकल वेराइटी विद अ न्यू हाइल्ड, जिससे कि ज्यादा पैदावार सीडों में, ज्यादा पैदावार बीज को प्रोड्यूस किया जा सके। हाँ, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। सेल्फ सफिशिएंसी एंड द सेल्फ रिलायंस, ये भी होता है। सेल्फ सफिशिएंसी अपने आप तो होता ही होता है, और आसपास वाले एरिया को दूसरे विलेज वालों को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फार्मिंग वाले इशू आजकल बहुत ज्यादा उसमें है, न्यूज में है। क्योंकि हमको जो करना है अपना, नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमारी जो फार्मर की जो इनकम है वो डबल करनी है आने वाले टाइम में। तो डबल का इनकम का इसीलिए होगा अगर अच्छी लेवल की यहाँ पे सिंचाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, या फिर सीड अच्छे अवेलेबल है, सोइल की जो टेस्टिंग की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें जब प्रॉपर वे में अवेलेबल होगी तभी जाके डबल फार्मर इनकम का जो कॉन्सेप्ट आएगा। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके इसके अलावा जो भी यहाँ से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको अगर एग्रो इंडस्ट्री लगाई जाए यहाँ पे, जैसे कि गन्ना प्रोड्यूस किया जा रहा है तो आसपास के एरिया में मिल हो, वहीं पे ही उससे जो भी बनाया जा सकता है सारी चीजें बनाई जाए। जैसे कि गन्ने का जो रस निकलता है उसको हम
ये बायोफ्यूल बनाने में भी यूज कर सकते हैं, बियर वगैरह बनाई जाती है उससे, या और भी गुड़ वगैरह बनाया जाता है, चीनी वगैरह बनाई जाती है। तो इस तरीके की इंडस्ट्री डेवलप करे तो उस पे भी वर्क करना है, ठीक है। तो ये सारे था कॉन्सेप्ट इसमें, तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया इसका। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है IREDA, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, ये क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराती है नहीं प्रोवाइड कराती है, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1992 में, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन हुआ था 1992 में हुआ था, और जो ये जिसके अंडर वर्क करती है सबसे पहले, मतलब जो इसके मिनिस्टर है आज की डेट में वो पीयूष गोयल जी हैं, और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो उस मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क करती है। तो ये क्या करती है, देखिए नॉन कन्वेंशनल मतलब एक तरीके से प्रोवाइड कराती है रिसोर्सेज वगैरह, यहाँ पे बोला है कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करती है, तो जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बाय द न्यू सोर्सेज, बोला है यहाँ पे, नाम में ही देख लीजिए, नाम में क्या बोला है, मैंने अभी नाम पढ़ा था आप लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री मतलब नाम पढ़ा था अभी, नाम क्या था उसका मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो नए नए जो रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन होना है, तो ये तो पहला उसकी डेफिनेशन में ही कवर हो गया, ठीक है ना। कंजर्वेशन एनर्जी थ्रू एनर्जी इफिशियंसी, तो किस तरीके से एनर्जी इफिशिएंट का प्रोडक्ट उसको एनर्जी इफिशिएंसी वे में प्रोडक्ट करना है, और किस तरीके से उसको कंजर्व करना है। देखिए ये कॉन्सेप्ट कई बार निकल के आता है, अगर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, पर लेकिन अगर एनर्जी को सेव भी किया जा रहा है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो सेव करने का मतलब प्रोड्यूस करना ही हो गया, जितनी लाइट हम लोग सेव कर रहे हैं। और खासकर जो सोलर पैनल के ऊपर फोकस किया जा रहा है वो इसी बेस पे किया जा रहा है कि सोलर के जो ग्रिड है उनको कनेक्ट किया जाएगा, और अगर घरों में जो सप्लाई होती है लाइट की, पहले क्या करते थे, सप्लाई को मतलब बाहर से लाइट आ रही है तो घरों में दी जा रही है, लेकिन अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया, अपने घर पे सोलर पैनल लगाइए, और अगर आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ग्रिड में दे सकते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। आप तो या तो अभी तो खैर पैसे का तो शायद अभी प्रोविजन नहीं है वहां पे, पर आगे आने वाले टाइम में जब भी आपको कमी पड़ रही है लाइट की, तो आपको लाइट मिलेगी बकायदा, ठीक है ना। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में खरीदना भी स्टार्ट कर दे, तो वो कुछ एरिया में खरीद भी रहे हो, तो इसमें तो ये भी चीजें हो सकती हैं। तो देखिए एनर्जी को सेव करने का जो मेन पर्पज यही है कि यहाँ पे किस तरीके से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करानी है। सेव करने के लिए भी तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी काम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का वर्क करने के लिए एक प्रॉपर वे में इस एरिया में, तो इसीलिए इसका वर्क किया जाता है। एंड इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आती है खासकर वो भी याद रखिएगा, और क्यों इसका यूटिलाइजेशन है। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मॉर्निंग में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, दो तो बाउंड्री से पूछे थे, बाउंड्री किस किस से कनेक्ट करती है, नेपाल और भूटान की, वो तो मैप के क्वेश्चन हो गया, आप लोगों ने देख लिए होंगे। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करी थी मैंने, तो जो इसमें यूज होता है, ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मैंने बहुत अच्छे से इसको आप लोगों को समझाया भी था। और ये वाली दो चीज देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि पीस कीपिंग फोर्स में नंबर कितना है, तो इथोपिया है, वो सबसे टॉप पे है अभी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे इंडिया, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर रवांडा। तो ये तो कंट्री है जहां से आदमी यहाँ पे भेजे जाते हैं। और ये वाली कंट्री है जहां से फंड सबसे ज्यादा मिलता है, तो यूनाइटेड स्टेट से मिलता है, जापान से मिलता है, फ्रांस से मिलता है, जर्मनी से मिलता है, यूनाइटेड किंगडम से मिलता है, और चाइना से मिलता है। पीस कीपिंग में देखिए चाइना जो है 12वें नंबर पे है, क्योंकि आदमी ज्यादा भेजे जा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे आदमी ज्यादा नहीं भेजे जा रहे हैं। तो दोनों में कुछ कुछ याद रखिएगा, दोनों की चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। और देखिए जो फेसबुक के पेज पर आप लोगों को आजकल क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, और उसके अलावा एक दो रीजनिंग का क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो सारी चीजें, बैंकिंग के भी एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी का भी आ रहा है और यूपीएससी का भी आ रहा है, तो उसके बेस पे दो चार क्वेश्चन उसके भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों का आंसर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, और चीजों को शेयर भी कीजिए यार, जितना ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।